जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेटमेंट में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं इसमें देखिएगा तो आधुनिक भारत का इतिहास होगा, जो कि रिसोर्स आपका परीक्षा मंथन से लिया गया है। और इस आधुनिक भारत इतिहास का यदि लगभग 15 से 16 अध्याय आएगा, ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आगामी जो बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती का परीक्षा लिया जा रहा है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि इसको कवर कर लीजिएगा तो 100% हम गारंटी देते हैं जो आपको क्वेश्चन इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अध्याय पहला जो देखेंगे, इसमें अध्याय पहला है भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ एवं भारत में यूरोपीय आगमन। आइए देखते हैं सबसे पहले हम कौन कौन चैप्टर कवर करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर देखेंगे भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ और भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता, सिख राज एवं आंग्ल सिख का युद्ध है। भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव हो जाएगा। फिर हम 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कृषक आंदोलन। इसके बाद आधुनिक शिक्षा का विकास। इसके बाद जो देखिएगा तो 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे। फिर मुस्लिम सुधार आंदोलन देख लेंगे। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल एवं वायसराय जो बना था उसको देख लेंगे। फिर राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 में जो है आपको कांग्रेस का स्थापना हुआ था, और 1947 जिसमें हमारे भारत आज़ाद हुए थे उस समय तक का राष्ट्रीय आंदोलन देख लेंगे। और इससे जो है क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में दे भी रखा है, लेकिन क्वेश्चन सबसे पूछा जा सकता है, लेकिन इस पर ज़्यादा हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कांग्रेस के उदय में सहायक कारक देखिएगा। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना ये 1885 में हुआ था। उसके बाद देखिएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेंगे। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ये आएगा बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन, जो कि 1905 में हुआ था। ये भी यहाँ कवर कर लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन का जो उद्घोषणा हुआ था उसको देख लेंगे। उसके बाद होम रूल आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन देख लेंगे। द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन देख लेंगे। कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण जो कि 1919 से 1947 तक चला था इसको देख लेंगे। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसे जो है काला कानून के नाम से भी जाना गया था, इसको देख लेंगे। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 में हुआ था, और इसी में चौरा चौरी कांड के कारण ये असहयोग आंदोलन वापस लिया था, इसको कवर कर लेंगे। फिर साइमन कमीशन जो कि 1927 में गठन हुआ था और 1928 में भारत आया था, इसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के आंदोलन जो है नमक कानून तोड़ के महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय आंदोलन जो था इसको प्रारंभ किया था। उसके बाद देखेंगे तो 1937 का प्रांतीय चुनाव देख लेंगे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का देख लेंगे। और उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखेंगे। इतना यदि टॉपिक कवर कर लेते हैं तो चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी और बीपीएससी में ही शिक्षक भर्ती परीक्षा या दरोगा का या सिपाही का कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन 90 से 95% तक का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट दिया गया है, इसमें कह रहा है मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाला 2 समुद्री मार्ग था। मध्यकाल जो हुआ था उसमें भारत को पश्चिमी देश में जो कि देखेंगे तो यूरोपीय कंट्री और पश्चिमी एशिया में ही पश्चिमी कंट्री जो हो जाता है, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, इससे जोड़ने के लिए 2 मार्ग था। पहला जो था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा जो था ये लाल सागर मार्ग था। तो फारस के खाड़ी जो देखिएगा तो ईरान और इराक के जस्ट नीचे में जो होता है इसको ही फारस के खाड़ी कहा गया है, ठीक है। और देखिएगा तो सऊदी अरब के नीचे में जाइएगा तो यहाँ पे आपको लाल सागर मिलेगा। 2 कारणों से लाल सागर का मार्ग जो था ये दुष्कर था। लाल सागर जो हो जाता है, लाल सागर से ही अभी देखिएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया है जिसे सुएज नहर कहा जाता है, ठीक है। और ये मार्ग जो था अत्यंत कठिन हो जाता था। क्यों? तो इसका 2 रीजन दिया गया है। मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, जो है कुहासा सबसे ज़्यादा पड़ जाता था, जिसके कारण ये मार्ग जो था अवरुद्ध हो जाता था।
और दूसरा जो कारण दिया गया है, ये दिया गया है मार्ग में चट्टानों का पड़ना। जब चट्टान उसमें गिर जाता था तो इससे भी मार्ग जो है आपका बहुत ही दुष्कर हो जाता था। ठीक है, तो ये दो कारण था। नेक्स्ट कारण है ज़्यादातर व्यापारी फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। तो फारस खाड़ी हम बताएं आपको कहाँ पे है, तो एशिया में ही जस्ट नीचे देखिएगा किसके, ईरान और इराक के नीचे में फारस की खाड़ी है, जो कि अरब सागर से इसका रास्ता गया हुआ है। नेक्स्ट है एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तु अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी मतलब होता है कर, टैक्स, और मार्ग कर देना पड़ता था। ठीक है, तो ये दोनों जो था, जब एशिया से यूरोप जाने वाली वस्तुएं जो थी, इसमें जो बीच में जो भी राज्य गुजरता था उस राज्य को जो है चुंगी, जो इसे टैक्स कहते हैं, मार्ग टैक्स देना पड़ता था, जो कि अभी भी दिया जाता है। कोई भी जहाज यदि देखिएगा तो स्वेज नहर से गुजरती है, मान लीजिए भारत का ही जहाज, तो आपको किसको, मिस्र को आपको जो है आपको टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट है यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारी का एकाधिकार था, इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका जो है नियंत्रण स्थापित हो गया, और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाली यूरोपीय व्यापारिक में दिक्कतें पैदा करने लगे थे। नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है, ये कह रहा है भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रिम था। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो पुर्तगाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता था, और पुर्तगाल का जो प्रिंस था कौन, हेनरी द नेविगेटर, इस कार्य में ज़्यादा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट कह रहा है 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज, क्या नाम है, बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका स्थित उत्तर महाद्वीप, जिसे हम केप ऑफ गुड होप, खोज निकाला। तो हम जानते हैं अफ्रीका का जो ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका का जो ये नीचे का पॉइंट होता है ना, इसको ही केप ऑफ गुड कहा जाता है। ठीक है, और इसको ही खोजने में जो आपका वैज्ञानिक थे या नाविक कहा जाता है, ये कौन थे, तो बार्थोलोमियो डियाज थे। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका की खोज निकाली। अब देखिए कोलंबस जो था ये भारत की खोज में निकला था, लेकिन भारत की खोज में जब ये आपको अटलांटिक महासागर यदि उत्तरी अटलांटिक महासागर में निकला, तो ये नीचे नहीं आकर के दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होके यदि हिंद महासागर में इन करता और अरब सागर में जाता, तब इसको भारत मिल जाता। लेकिन ये क्या किया, ये सीधे ही अटलांटिक महासागर से जाते जाते ये उत्तरी अमेरिका, किसको, उत्तरी अमेरिका का खोज निकाला, और इसको खोजने के बाद ही ये इसका नाम जो है इंडियन दे दिया, किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा। और आज भी कहा जाता है जो अमेरिका के निवासी को क्या कहा जाता है, तो रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कह रहा है 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्तर मासा अंतरिक्ष के रास्ते होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधी मार्ग था। अब देखिए ये 1498 में वास्को डी गामा था, सबसे पहले अफ्रीका पहुंचता है, कहां पे, केप ऑफ गुड पे, जिसको बार्थोलोमियो डियाज ने खोजा था। और जब यहां पहुंचता है तो अब्दुल माजिद नामक एक व्यापारी रहता है। ठीक है, अब्दुल माजिद नामक एक व्यापारी रहता है, और यही इसको जो है आपको कहां, केरल के जो है जमुरीन वहां का राजा रहता है। जमुरीन को सूचना कर देता है जो पुर्तगाल से एक पुर्तगाली नाविक यात्री आया है, तो जमुरीन जो है इसका स्वागत करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो वास्को डी गामा को केरल के कौन से शासक ने जो है उसका स्वागत किया था, तो जमुरीन नामक शासक ने किया था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट इसमें कह रहा है यूरोपीय के भारत आगमन का क्रम। ये देखिए आने का क्रम है, कंपनी का स्थापना का क्रम अलग हो जाएगा, और ये आने का क्रम देखिएगा तो पुर्तगाल जो है ये 1498 ईस्वी में इसका नाम जो रखा था एस्तादो द इंडिया, ये नाम रखा था पुर्तगाली कंपनी के द्वारा। उसके बाद जो आता है डच जो है ये 1605 ईस्वी में भारत आता है, और ये जो है आपका ब्रिगादे ओस्ट इंडी से ये नाम रखा था।
उसके बाद जो आता है ब्रिटिश आता है, जो कि 1608 ईस्वी में आता है, और इसके कंपनी का नाम जो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये जो है ब्रिटिश कंपनी का नाम था। उसके बाद डेनिश आता है भारत, जो कि 1616 ईस्वी में आता है, और इसका कंपनी का नाम जो था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था। उसके बाद जो आता है ये आता है फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी जो आता है 1667 ईस्वी में, और इसके कंपनी का नाम देखिएगा तो कंपनी द इंड ओरिएंटल, ये इसका कंपनी का नाम रहता है। यदि पूछे जो कंपनी की स्थापना का क्रम, ये देखिए भारत आगमन का क्रम है, यदि स्थापना कंपनी के स्थापना का क्रम पूछ ले तब इस दोनों में अंतर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कर दीजिएगा 3 नंबर पे डच कर दीजिएगा, ये देखिए 3 नंबर पे डच कर दीजिएगा और 2 नंबर पे क्या हो जाएगा ब्रिटिश हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का ब्रिटिश जो स्थापना किया था वो 1600 में ही कर दिया था। ठीक है, और डच का 1605 में हुआ था। तो इस तरह से ये आप कन्फ्यूजन दूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पुर्तगाली। अब पुर्तगाली कंपनी के बारे में सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो कह रहा है पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये पुर्तगाली का प्रमुख था। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह, जो कि केरल के मालाबार तट पर पहुंचा था। यहाँ पहले से बसे हुए अरब व्यापारी द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया, लेकिन कालीकट के राजा जमुरीन ने इसका जो है स्वागत किया था, जो हम पहले बता चुके थे आपको, और मसाले तथा जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति भी प्रदान किया। कौन? जमुरीन के द्वारा वास्को डी गामा का ये जो है आधिपत्य दिया गया, जो आप जड़ी बूटी एवं मसाले जो हैं इसको जो है ले जाने का अनुमति भी दे दिया। नेक्स्ट आता है पॉइंट कह रहा है 1500 ईस्वी में जो अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आ गया। ये भी जो है मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, और इसी वर्ष इसने कोचिंग में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की जो है स्थापना की थी। अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाया। कहाँ पे? कोचिंग में, केरल के कोचिंग में। नेक्स्ट आता है 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। इस संदर्भ में पहला गवर्नर जो बना था ये अल्मीडा बना था। अब अल्मीडा का कार्यकाल देखिए, जो कि 1505 से जो है 1509 ईस्वी तक रहता है। अल्मीडा ने कोचिंग का दुर्गीकरण कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। किसको? कोचिंग को। अब कह रहा है 1508 से 9 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र तथा तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जल बेरे को पराजित कर द्वीप पर जो है अधिकार कर लिया। इसके बाद जो आता है ये आता है अल्बुकर्क आता है, जिसका कार्यकाल 1509 से 1505 ईस्वी तक रहता है। कहता है अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक में अल्मीडा नहीं है, कौन है? अल्बुकर्क है। अब देखिए अल्मीडा के बारे में एक चीज़ हम भुला गए, उसमें कहना था जो है ब्लू वाटर पॉलिसी नीति जो है अल्मीडा के द्वारा ही लागू किया गया था। क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है इसने 1500 कौन? अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई। एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकास हुआ। नेक्स्ट जो आता है इसके बाद आता है वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा फिर से आता है, दोबारा गया और फिर से 1524 में रिटर्न आता है। 1524 से 29 ईस्वी तक रहता है वास्को डी गामा। 1524 से 29 ईस्वी यानी 29 है तो 1529 हो जाएगा तक यहाँ का गवर्नर रहा, और 1529 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है दोबारा आने के बाद, और इसकी ही मृत्यु कहाँ हो जाती है? गोवा में हो जाती है। और वहीं पर उसका देखेंगे तो कब्र है कहाँ पे? गोवा में। गोवा में ही वास्को डी गामा का कब्र बनाई गई है। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में ही है, और ये भी कहा जाता है कि इंडिया के सबसे बड़ा जो चर्च है ये भी गोवा में ही है। इसके बाद जो आता है नूनो द कुन्हा, जो कि 1529 से 38 ईस्वी तक रहता है। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी पूछे तो कौन आएगा? नूनो द कुन्हा आ जाएगा। इसने जो है 1530 ईस्वी में कोचिंग की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुन्हो ने जो है मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में
हुगली में पुर्तगाली बस्तियां की स्थापना करके भारत में पूर्वी तट की ओर पुर्तगाल वाणिज्य का विकास किया। और पुर्तगालियों का प्रमुख देन है भारत के लिए कुछ कुछ अच्छा काम भी किया है, ये भी देख लेते हैं। तो ये कहा था जो भारत में प्रेस यानी छापा खाना जो है पुर्तगालियों का ही देन है। भारत में जो प्रेस है या छापा खाना है ये भी पुर्तगाली का ही देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आई थी। अब लेकिन कहा जाता है तंबाकू की खेती पे सबसे पहले पुर्तगाली द्वारा जो है जहांगीर के काल में ही लाया गया था और जहांगीर ने इस पे बैन भी कर दिया था तंबाकू की खेती पे। कहा है भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती भी पुर्तगाली की ही देन है। देख लेते हैं भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती पुर्तगाली की देन में प्रमुख है। नेक्स्ट आता है प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे अल्मीडा है, ये 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा था। मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के संयुक्त मुस्लिम जज के बेरों को पराजित किया, कोचिंग का दुर्गीकरण करवाया, किन्नौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किया था और ब्लू वाटर पॉलिसी, यहाँ लिख लीजिए ब्लू वाटर पॉलिसी ये भी अपनाया था। ठीक है, क्या कहते हैं नीला जल नीति ये भी आपको अल्मीडा के द्वारा ही अपनाया गया था। अलबुकर्क का देखिएगा तो ये क्या था, पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक था। 1509 से 1515 ईस्वी तक रहता है। 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली अधिपत्य की स्थापना किया। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद देखिएगा तो अलबुकर्क के बाद जो वास्तविक में आता है ये आता है नुनो द कुन्हा। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बार फिर कौन आता है, ये आता है वास्को डी गामा। नुनो द कुन्हा आता है जो कि 1529 से लेकर 38 तक रहता है। कोचिंग के स्थान पर गोवा को ये राजधानी बनाया। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। हुगली एवं सेंथोब में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किया था नुनो दी कुन्हा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आता है ये आता है डच कंपनी। डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल जो है सुमात्रा कहाँ पे है तो इंडोनेशिया में है, तो सुमात्रा पहुंचा था। नेक्स्ट आता है 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की जो है स्थापना करता है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वार दे हेंग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा गया और पूर्वी तट पर स्थित जो है मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री का जो है स्थापना किया। कौन, डच के द्वारा मछलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री स्थापना किया गया। इसके बाद जो आता है 1610 ईस्वी में इन्होंने जो है पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। डच लोग ये लोग यहाँ का स्वर्ण पैगोंडा सोने की मुद्रा ढालते थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल में स्थित चिंसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डच का सबसे बड़ा केंद्र था। कौन, चिंसूरा। ये क्वेश्चन आता है डचों के द्वारा बंगाल में सबसे बड़ा जो फैक्ट्री है वो कौन था, तो चिंसूरा के था। अब डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां हैं। देखिए 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में वहाँ स्थापना किया। 1606 में पेत्तोपोली आंध्र प्रदेश में। 1610 ईस्वी में देखिए पुलिकट आंध्र प्रदेश में। 1616 सूरत गुजरात में। 1627 पिपली पश्चिम बंगाल में। 1653 ईस्वी में चिंसूरा पश्चिम बंगाल में और 1658 कासिम बाजार बालासोर एवं नेकपत्तनम में स्थापना करता है। किसके द्वारा, डचों के द्वारा। कह रहे डच लोग भारत में सूती वस्त्र जो है नील, सोडा, कच्चे रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात भी करते थे। डच लोग भारत में मसाले का निर्यात नहीं करता था। मसाले का ज़्यादा काम जो है ना आपको कौन करता था, पुर्तगाली ही करता था। डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाले वस्तुओं में प्रमुख देखिएगा तो सूती वस्त्र था, सोरा था और ये कहा जाता है सोरा अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता था, ये बिहार में ही उपजता था। बिहार में सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम उपजता था। नमक, नील, कच्चा रेशा और चावल इसके सबसे ज़्यादा निर्यात करते थे डच लोग। अब आता है अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज के बारे में देखेंगे। कह रहा है
एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। देखिए बहुत बड़ा नाम है, इसका बाद में चेंज करके छोटा नाम किया जाता है। इस कंपनी का नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक जो है शेयर होल्डर थे। कह रहा है नेक्स्ट, कंपनी की पहली यात्रा जो है ये 1601 ईस्वी में हुई जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग्स के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधि मंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना किया गया है। यही कैप्टन हॉकिंग्स है। पूछता है किसके दरबार में आया था, तो यह कैप्टन हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, मुगल के जहांगीर के दरबार में आया था। यहाँ दे रखा है कैप्टन हॉकिंग सूरत से जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 मनसब तथा खान या इंग्लिश खान की उपाधि दिया। किसको? कैप्टन हॉकिंग्स को। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मुसलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है इसको स्थापना करता है। तो याद रखिएगा जो अंग्रेज के द्वारा पहला जो फैक्ट्री है सूरत में स्थापना करता है वो अस्थायी रहता है, फिर बाद में जो है 1613 में अस्थायी रूप से स्थापना करता है। लेकिन पहला जो चलन फैक्ट्री होता है ये मुसलीपट्टनम ही है जो कि 1611 में स्थापना करता है। दे रखा है यहाँ पे 1613 में सूरत की फैक्ट्री को जो अस्थायित्व प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा 1608 में जो है सूरत में स्थापना करता है लेकिन वो अस्थायी रहता है, फिर उसी को 1613 में जो अस्थायी प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि पूछे जो अस्थायी रूप से चालू तो 1611 का मुसलीपट्टनम जो है फैक्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है या नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा तो 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रू जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक 15 में आया और 18 तक रहा। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में रहता है। इसने व्यापारिक करने से जो है संबंधित तथा व्यापार करों से छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 1500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का भी निर्माण करवाया था। तो 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक जो थे ये अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त करता है, ठीक है, चंद्रगिरी शासक से, और यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट कर है 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था और इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। ये चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज थे और पुर्तगाली जो राजकुमारी कैथरीन से उसके शादी होता है और बम्बई, इसी को सेल्सिट द्वीप कहा जाता है। सेल्सिट द्वीप याद रखिएगा, कहीं कहीं दे देता है बम्बई की जगह पे सेल्सिट द्वीप। तो सेल्सिट द्वीप जो है ये आपको चार्ल्स द्वितीय के दहेज के रूप में दिया था। फिर जो है चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड वार्षिक किराए पे कंपनी को दे देता है। देखिए दे रखा है 1659 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने जो है एंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है जो बम्बई के जो है आधुनिकरण या बम्बई का जो गांव के शहरीकरण करने का या बम्बई की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अंगियार के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। जैसे कहता है ना जो लाल किला या मतलब राष्ट्रपति भवन या दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो लुटियंस के द्वारा किया गया था।
1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खान से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव में थे गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 3 गांव जो खरीदा था जो 1200 रुपये में, ये कौन कौन था? तो गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता था। यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। ठीक है, कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय ये जॉर्ज चार्नॉक को जाता है। ठीक है, कलकत्ता नगर का स्थापना जॉर्ज चार्नॉक ने और बम्बई की स्थापना अंगियार के द्वारा किया गया। कह रहा है 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ। यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। कौन था? सर जो है चार्ल्स आयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है, 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियार के दरबार में गया था। ठीक है, और दरबार में जाने के बाद जो है इसको जो है फरमान देता है और मिल जाता है। अंग्रेजों द्वारा पहले फैक्ट्री देख लेते हैं, भारत में स्थापित फैक्ट्रिया में क्या क्या है। तो 1608 में सूरत में अस्थायी रूप से, हम पहले बता चुके थे, और इसको अस्थायित करने के लिए 1613 में किया गया। और अस्थायी रूप से जो पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ था ये 1611 में मुसलीपट्टनम में, 1616 में अहमदाबाद, बुरहानपुर आगरा में, 1632 में गोलकुंडा में, 1633 में बालासोर एवं हरिहरपुर उड़ीसा में, 1639 में मद्रास में, 1651 में हुगली में, 1669 में बम्बई में और 1700 में कलकत्ता में ये अंग्रेज के द्वारा स्थापित प्रमुख फैक्ट्रियाँ थी। अब इसके बाद जो आता है ये आता है डेनिश कंपनी। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आया और बंगाल स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यह भारत में इनका मुख्य केंद्र था। कौन? सेरामपुर। ठीक है, ये कहाँ पे है? बंगाल में है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कुछ तथ्य देख लीजिए। कर है जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर इसका विवाह एक अर्मेनिया स्त्री से करवा दिया। किसको? हॉकिंस का। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था ये जॉन मिल्टन हॉल था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया था। कह रहा है गेराल्ड अंगियार को बम्बई नगर का संस्थापक माना जाता है। अंग्रेजी कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में हुई थी। अब आता है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी देखिए, कह रहा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14 के शासनकाल में इसके मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रांसिस्कारों के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट कर है 1659 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर स्थित मुसलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट जो कर है 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त की। इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का जो है ये विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें या नेक्स्ट पॉइंट 1701 ईस्वी में फ्रांसीसी ने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया। कब? 1701 ईस्वी में। और यहाँ का पहला गवर्नर जो है जो फ्रांसीसी मार्टिन को बनाया गया। नेक्स्ट है 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पौंडीचेरी आया। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक जो है विकास हुआ। किसके समय में? ड्यूमा फ्रांसीसी जो है ये गवर्नर बनकर जब आया था। अब आता है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष और इसमें कर्नाटक का युद्ध भी देख लेंगे। ठीक है, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध देखिए जो कि 1746 से 48 के बीच में हुआ था। 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल, जिसे हम तमिलनाडु के तट कहते हैं, कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। यहाँ हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कर है सर्वप्रथम 1646 में बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेरे ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। कह डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से किया, लेकिन नवाब ने डुप्ले को किसी बात का ध्यान जो है नहीं दिया था। अतः डुप्ले ने अंग्रेज बस्ती मद्रास को घेर डाल दिया गया। कह रहा है अब अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा। नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और फिर एक युद्ध जो है सेंट थॉम का युद्ध हुआ। तो देखिए अंग्रेज कितना तेज था, जो फ्रांसीसी के विरुद्ध में जो है वहाँ का शासक था उसको बोला जो हम तुमको साथ देंगे, तुम फ्रांसीसी को यहाँ से हटाओ, ठीक है। और इसमें अंग्रेज जो है नवाब के साथ मिल करके और फिर फ्रांसीसी से सेंट थॉमस का युद्ध कर लेता है। सेंट थॉमस का युद्ध जो है 1748 ईस्वी में हुआ, कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया, ठीक। और देखिए तो 1748 ईस्वी में यूरोप में जो है एला सापल, क्या है, एला सापल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का अंत हुआ और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी जो है अंत हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एला सापल की संधि से ही खत्म होता है। अब आता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध। दूसरे युद्ध का तो यह है 1748 से 54 के बीच में चला था। इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा था, इसके कारण से दूसरा युद्ध होता है। 1748 में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क जो है असफ जाह की मृत्यु होने से उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो था नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। इसी समय नासिर जंग का एक भांजा मुजफ्फर जंग ने निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत कर दी। नेक्स्ट पॉइंट जो कर है, इसी समय में 1748 ईस्वी में मराठा ने जो है चंदा साहब को रिहा कर दिया और यह कर्नाटक में अपने उत्तराधिकारी की मांग रखी थी। कर है इसी समय सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का जो है साथ दिया था। कौन? डुप्ले। कर है मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना ने जो है 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबुड़ की लड़ाई में जो अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर जो है तिरुचिरापल्ली के दुर्ग में जो है छिप गया या शरण ले लिया। और ये कब होता है? तो 1739 में अंबुड़ का युद्ध हो जाता है। नेक्स्ट आता है, फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली को जो है समर्थन दे दिया। कौन? अब अंग्रेज जो है अपना वर्चस्व दिखाना स्टार्ट कर दिया था। कर है 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय में नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में जो है नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसी ने डुप्ले मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के निजाम जो है घोषित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1752 ईस्वी में कलायव के नेतृत्व में आरकाट का आक्रमण किया गया और चंदा साहब के पुत्र जो राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर आरकाट पर अधिकार कर लिया। यह खबर सुनकर चंदा साहब तिरुचिरापल्ली भाग गया, लेकिन जो है तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दिया। किसको? चंदा साहब का। नेक्स्ट का है 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। कौन? फ्रांसीसी सरकार जो था डुप्ले की महत्वाकांक्षा को देखते हुए इसे वापस रिटर्न बुला लिया और उसके स्थान पे गोदेहो को गवर्नर बनाकर भारत भेज देता है। डुप्ले को वापस बुला करके और उसके जगह पे गोदेहो को भेजता है। निष्कर्ष, गोदेह आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और अंततः 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया। कौन? दूसरा युद्ध जो है, पहला युद्ध किससे? एला सापल की संधि से समाप्त हुआ। दूसरा युद्ध याद रखिएगा पौंडीचेरी के संधि से समाप्त होता है। पौंडीचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारत नरेशों के झगड़े में जो हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अब आता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध जो हुआ था 1756 से 63 के बीच में चला था और इसका कारण देखिए 1756 ईस्वी में यूरोपीय में जो ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच सप्तवर्षीय का युद्ध प्रारंभ हो गया था। कहाँ? यूरोप में। ठीक है, ऑस्ट्रिया का भी राजधानी कहाँ है? तो वियना है। इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुआ। फिर कर है 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियों एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया, लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैले, क्या है? काउंट डी लैले को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा और इसके आने से युद्ध की गति जो है तेज हो गई या गति मिल गई थी। नेक्स्ट पॉइंट जो कर रहा है इसमें, इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण जो है
युद्ध हुआ था ये 1760 का वांडीवस कहा जाता है। 1760 में जो फ्रांसीसी को जो है पूरा तरह से साफ कर देता है कौन, अंग्रेज। कहता है वांडीवस का युद्ध था जो आयरकुट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना, आयरकुट जो है अंग्रेज की सेना से लड़ा था, और काउंट डी लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना बीच हुआ था। कह रहा इस युद्ध में अंग्रेज जो है विजय हो गया। इसके बाद पौंडीचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसियों बस्तियों का अंत हो गया। तो ये वांडीवासी का जो युद्ध होता है, इससे पहले जो युद्ध होता है बेदरा का युद्ध, ठीक है, जिसमें डच को हराता है कौन, याद रखिए। देखिए 1759 पूछेगा, इसमें होता है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो होता है इसमें एक तरफ अंग्रेज और दूसरा तरफ डच रहता है, तो उसमें भी अंग्रेज जीत जाता है। उसके बाद आता है वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में होता है, और इसमें जो है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है अंग्रेज विजय प्राप्त कर लेता है और फ्रांस का लगभग बस्ती जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर देखिए 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध का जो है अंत हो जाता है, और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक का तीसरे युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो हम पहला में देखें एलासापाल की संधि, दूसरा में देखें तो क्या हो गया पौंडीचेरी की संधि से, और तीसरा जो देखिए तो ये किसके, पेरिस की संधि से तीनों युद्ध समाप्त हो जाता है, और यहाँ पे फ्रांसीसी का जो है अंत हो जाता है और अंग्रेज का वर्चस्व स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक दे रखा है समीकरण में, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का प्रश्न एवं अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के में अमेरिका के युद्ध के कारण हुआ था। और 1748 में एलासापाल के संधि से समाप्त हो गया और अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब इसमें पराजित हुए थे और फ्रांसीसी इसमें जीता था। जीता क्या था, इसमें जो है संधि कर लिया था। दूसरे कर्नाटक युद्ध देखिए 1748 से 54 में हुआ, दोनों कंपनियों द्वारा भारत राजनीति में हस्तक्षेप को लेकर हुआ। 1755 में पौंडीचेरी की संधि से समाप्त होता है। अंग्रेज की अच्छी स्थिति इसमें, इसी में अंग्रेज की मजबूत स्थिति बन गई। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1756 से 63 ईस्वी में, और यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध के कारण यहाँ पे भी युद्ध देखा गया था। 1763 ईस्वी में जो है पेरिस की संधि से इसको समाप्त कर दिया। अंग्रेज जो है इसमें फ्रांसीसी को हराकर विजय प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण युद्ध, देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट देखे थे हम पीछे, जैसे सेंट थॉमस का युद्ध हुआ था। ये कभी कभी सीरीज में पूछ देता है, तो इसको इसे सीरीज में याद रखिए। 1748 में हुआ था, कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच, इसमें फ्रांसीसी विजय हुआ। इसके बाद अंबूर का युद्ध हुआ, ये जो हुआ था 1749 में, इसमें डुप्ले, मुजफ्फरजंग एवं चंदा साहब के त्रिगुट एवं कर्नाटक के नवाब अनुरुद्दीन के मध्य में हुआ था। त्रिगुट सेना जो था इसमें विजय हो गया। उसके बाद आता है अर्काट का युद्ध, ये 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच हुआ, इसमें अंग्रेज जो है विजय हो गया। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, यह अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ, अंग्रेज इसमें विजय हुआ है। इसमें एक और ऐड करिए, बेदरा का युद्ध ये भी कर लीजिए। बेदरा का युद्ध हुआ था जो कि 1759 में हुआ था, 59 में या 68 में हुआ था, देख लीजिए, देख लेंगे एक बार। तो इसमें जो है अंग्रेज जो है विजय हो जाता है, डच हार जाता है। तो ये चीज सीरीज में ही क्वेश्चन देता है कभी कभी, और मिलाने के लिए दे देगा आपको जो मिलान में, तो ये ऐसी सीरीज में याद रखिए। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, कह रहा है सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन ने 1593 में लिवेंट कंपनी की स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अनुमोदन से द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से व्यापारिक संस्थाओं को सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। नेक्स्ट है, कह डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर उससे कोचिंग प्राप्त किया था तथा 1663 ईस्वी में डचों ने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया और 1814 ईस्वी में कोचिंग को ब्रिटिश उपनिवेश में जो है इसको शामिल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है, अंग्रेज शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अफीम और सोरा भी याद रखिए, सोरा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। भारत में अफीम की तस्करी की जाती थी। तो इस तरह से देखिएगा तो हम अध्याय पहला जो था भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो अध्याय आएगा ये आएगा बंगाल में अंग्रेजी का प्रभुत्व सत्ता। तो इस तरह से हम 15 से 16 अध्याय कंप्लीट करेंगे। क्लास को पूरा देखिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पे न्यू है, प्लस बगल में बेल आइकन उसको दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा जो भी क्लास हम डालेंगे उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।